आज प्रस्तुत है मेरे कहानी संग्रह मरुथल के काले गुलाब की एक कहानी। अलविदा अनया, मेरे अर्थात रविंद्रकांत त्यागी के स्वर में। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर सत्यकाम दुबे घर के दरवाजे पर दस्तक देने ही वाले थे कि उन्हें भीतर से किसी पुरुष के फुसफुसाने के स्वर सुनाई दिए। उनका पुलिसिया दिमाग तुरंत सचेत हो गया और उन्होंने कोट की जेब में पड़ी पिस्टल हाथ में ले ली। दरवाजे को जोर का धक्का दिया तो सरकारी आवास की दुर्बल सी चटकनी टूटकर भड़ाक से दरवाजा खुल गया। अचानक एक बदहवास सा युवक उनके बेडरूम से निकला। सामने वर्दीधारी पुलिस अधिकारी के हाथ में पिस्टल देखकर भय से उसकी आंखें फैल गईं और वो वहीं स्थिर हो गया। कुछ ही पल में भीतर से साड़ी संवारती हुई उनकी पत्नी अनया भी बाहर निकली। शहर से बाहर गए पति को अप्रत्याशित रूप से सामने देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और चेहरा फक पड़ गया। कई पल मिस्टर दुबे बारी बारी से दोनों को देखते रहे। उन्हें ऐसा लगा कि दिमाग में दो संख्याएं आपस में दो नक्षत्रों की तरह टकरा गए हैं। भीतर बहुत कुछ टूट फूट गया है। एक मजबूत प्रस्तर शिल्प भर भरा कर रेत के घरौंदे की तरह बिखर गया है और उसके तीक्ष्ण तंतुओं की चुभन से मस्तिष्क की शिराओं में रक्त त्रास हो रहा है। कानों में शून्य सी सीटी बज रही थी, जैसे मधुर संबंधों का रस घटक टूट कर उसकी किरचियां हृदय को लहूलुहान किए डाल रही थीं। उन्होंने एक लंबी सांस ली, स्वयं को सहज प्रदर्शित करने का प्रयास करते हुए पिस्टल वाला हाथ नीचे किया और सहज स्वर में बोलने का प्रयास करने लगे। एक फिल्म याद आ गई। क्या नाम था उसका? हाँ, अचानक अचानक। विनोद खन्ना एक फौजी थे उस फिल्म में। उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को इसी अवस्था में देखा जिस अवस्था में आज लगभग मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, तो उसने दोनों को शूट कर दिया। हाँ, हॉलट फौजी। आह, भला किसी की इच्छाओं को तुम कैसे कुचल सकते हो? किसी को जबरदस्ती स्वयं से प्रेम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है क्या? उनके अंतिम शब्दों में गहन वेदना झलक रही थी। कहते कहते वे धीरे से सोफे पर बैठ गए। फिर हाथ में थमी पिस्टल सेंटर टेबल पर रखते हुए भय से कांपते हुए युवक से मुखातिब होते हुए बोले, तुम शायद अब जाना चाहोगे। जा सकते हो। युवक ऐसे भागा जैसे पिंजरे से छूटकर चूहा भागता है। दुबे साहब ने सोफे से कमर टिकाकर आंखें मूंद लीं। पत्नी अभी तक वैसे ही स्तब्ध खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद पत्नी का स्वर फूटा, मुझे मुझे माफ़ कर दो सत्या। दरअसल वाराणसी निवासी सत्यकाम बचपन से ही अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति थे और सामान्य छात्रों से अलग थे। किशोर अवस्था में सत्यकाम घंटों दर्शन और अध्यात्म की पुस्तकें पढ़ते रहते थे। कभी किसी मंदिर के पुजारी से तर्क वितर्क में उलझ जाते तो कई बार अनपढ़ पोंगा पंडित उन्हें धर्म विरोधी बताकर मंदिर से बाहर धक्का भी दे दिया करते थे। किंतु गुरुकुल के आचार्य और आर्य समाज के विद्वान सत्यकाम की अनोखी जिज्ञासा और तर्कों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। उनका मानना था कि स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय जैसे लोगों से सनातन धर्म में पर्याप्त सुधार करने का प्रयास किया गया है, किंतु वे महान विभूतियां शायद स्वयं को आम हिंदू सनातनी के हृदय में जमी हुई अंधविश्वास और विकृत रूढ़ियों को जड़ों को हिला भी नहीं पाए हैं। अभी बहुत शोधन की आवश्यकता शेष है। अभी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सुधार होने की आवश्यकता है। किंतु खैर, हिंदू धर्म की सुधारों के प्रति सहज स्वीकार्यता के चलते ये असंभव भी नहीं है किंतु सरल भी नहीं है। सत्यकाम दुबे कभी पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहते थे। छात्र जीवन से ही उनकी इच्छा दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान का प्रोफेसर बनने की थी, किंतु इकलौते बेटे के लक्षण देखकर पिता को लगा कि कहीं बेटा सन्यासी ही न बन जाए और मेरी वंश बेल यहीं थम कर रह जाए। इस भय से पिता ने उन्हें आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी के धार्मिक शहर से दूर उनकी बुआ के पास इंदौर भेज दिया था। वहाँ अपने फुफेरे भाइयों बहनों के साथ प्रतियोगिता की दौड़ ने पहले ही प्रयास में सत्यकाम को भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी बना दिया।
इसके उपरांत भी धर्म और दर्शन के प्रति उनका आकर्षण कभी समाप्त नहीं हो पाया। आज भी उनकी स्टडी दुनिया भर के विद्वानों की किताबों से भरी रहती है और अपने कार्य क्षेत्र के विपरीत वे किताबों का गहन अध्ययन करते रहते हैं। जाहिर है कि लड़का आईपीएस है तो दुनिया भर के शानदार रिश्तों की लाइन लग जाती है, किंतु सत्यकाम ने इस क्षेत्र में पिताश्री के समक्ष एक प्रकार से समर्पण कर रखा था और दुनियादार पिताजी के मापदंड दार्शनिक पुत्र से अलग होना स्वाभाविक ही था। सो दिल्ली के आधुनिक वातावरण में जिंदगी की अलग फिलॉसफी लिए हुए पढ़ी लिखी अनया देशपांडे फिल्मों में देखी गई पुलिस ऑफिसर की रुआब और ग्लैमर से भरी हुई जिंदगी की कल्पना करते हुए उनके जीवन में अवतरित हो गई। खड़ी क्यों हो अनया, बैठ जाओ, उन्होंने सहज स्वर में कहा। इतना सब देखने के बाद भी तुम सत्यकाम नफरत करो मुझसे, गालियां दो, मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। अनया ने नजरें झुकाए हुए अपराध बोध के साथ कहा, नहीं, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हिंसा और क्रोध इसका समाधान नहीं हो सकता। हालांकि इस पल मैं भी सहज स्थिति में तो नहीं हूं अनया, मेरे भीतर भी एक सामान्य पुरुष बसता है ना। अनया, ऐसे हालात में कोई पुरुष स्थिर मस्तिष्क रह भी तो नहीं सकता। दिमाग में जैसे कई ज्वालामुखी एक साथ फट पड़े हैं और उनका धधकता लावा मेरे रक्त के साथ बहने लगा है। इस समय मेरे भीतर भी एक भारी अंतर्द्वंद चल रहा है और ये स्वाभाविक है। मैंने भी तुमसे प्यार किया था अनया, मगर मेरा अंतर्मन इस दुरूह स्थिति से सहज ही बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश कर रहा है। कर लेगा, जिससे तुम्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचे और सारी स्थिति सामान्य हो पाए। मुझे क्षमा कर दो सत्या, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, अनया ने बेहद मासूमियत से कहा। उसका चेहरा देखकर ऐसे लग रहा था जैसे क्षणिक दैहिक सुख के लिए चारित्रिक मानकों से फिसल जाने का और सत्यकाम जैसे व्यक्ति से बेवफाई करने का अब उसे भारी पश्चाताप हो रहा था। अपराध? हाँ, कथित तौर पर उन्नत होती सभ्यताओं ने तो इसे अपराध ही घोषित किया है भारतीय दंड संहिता में, किंतु ये धारा, खैर, क्या इस सब के लिए तुम अकेली दोषी हो अनया? नहीं, कहीं ना कहीं मेरी भी तो ये असफलता है ना। हम एक दूसरे के पूरक नहीं बन पाए। मैं अपनी ही धुन में तुम्हारी सहज प्राकृतिक वृत्ति यानी नेचुरल इंस्टिंक्ट को समझ ही कहाँ पाया। तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताएं, उफ, ऐसा मत कहो सत्या, मैं ही तुम्हारी वैचारिक ऊंचाइयों को छू नहीं पाई। मुझे एक सामान्य इंसान की दरकार थी शायद। तुम जैसे अति मानव की मैं कहाँ तुम जैसे अति मानव से सहज हो पाई हूँ, अनया ने बीच में ही बोला। नहीं, मगर हालांकि एक दूसरी दृष्टि से भी ये चिंतनीय है। देखिए अनया जी, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के घर के बल्कि बेडरूम तक किसी अजनबी का पहुंचना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी चिंता तो तुम्हें करनी चाहिए थी। खैर, बड़ी सुस्ती सी हो रही है, जरा एक कप चाय ही पिला दो अनया जी। ऐसी भयानक सिचुएशन में भी सामान्य तरीके से बोलते हुए देखकर और सहज होता देखकर अनया तेजी से रसोई में चाय बनाने चली गई। लौटी तो उसकी आंखें लाल थीं। लगता है रसोई में जाकर खुलकर रोई है। न जाने कि उनके मन में अपराध की ग्लानि थी, घर बिखरने की चिंता थी या पकड़े जाने का पश्चाताप था। क्या हमें दोबारा एक सामान्य जिंदगी जीने का अवसर नहीं मिल सकता सत्यकाम? उसने चाय का कप रखते हुए कहा। असंभव भी नहीं था यदि मैं सभी नैसर्गिक मानवेतर दुर्गुणों और पूर्वाग्रहों से स्वयं को दूर कर पाता। अनया जी, ये, उन्होंने चाय का घूंट भरते हुए कहा। किंतु फिर ऐसा व्यक्ति सांसारिक जीवन नहीं बिता सकता ना। जो एक बार सत्य की तह तक पहुंच गया, फिर वो तो सन्यासी हो जाएगा ना। तो मैं सन्यासी कहाँ बन पाया? जीवन के उतार चढ़ाव के चलते मैं आध्यात्म के उस सिरे को
छू भी नहीं पाया हूँ जहाँ निर्विकार हो पाऊँ। कहते हुए वे गंभीर हो गए, कई पल मौन रहे, फिर बोले, सुनो, वो जो लखनऊ में हमने फ्लैट खरीदा था ना, वो तुम्हारे नाम ही है ना, तो उसे तुम ले लो। और कुछ सोचते हुए मानो संबंधों की नाजुक कड़ी पर प्रहार किया, एक लंबा सिप लिया और शून्य में देखने लगे। सुनो सत्या, तुम अपने मन में तनिक भी आत्मग्लानि या आत्म अपराध बोध मत लाना कि तुम जिस लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाकर लाए थे, उसके कारण मेरे कारण, मेरे किसी कठोर निर्णय के कारण, यानी तुम्हारे किसी कठोर निर्णय के कारण मुझे परित्यक्ता होना पड़ा। दरअसल मैंने जिस वैवाहिक जीवन की कल्पना की थी या जिस परिवेश में मैं पलकर बड़ी हुई थी, तुम उससे बिल्कुल विपरीत थे ना। मेरे जीवन साथी की कल्पना एक अलग तरह के इंसान की थी। मेरी वैवाहिक जीवन की कल्पनाओं में था महंगी शॉपिंग, पार्टियाँ, घुमक्कड़ी, क्लब, फैशन, सेक्स, धन, वैभव, प्रदर्शन और अभिमान से इतराती हुई जिंदगी। खैर, तुम तुम इस अल्प आयु में ही दर्शन और अध्यात्म की गहराइयों में जीवन का सत्य तलाश कर रहे थे। तुमने भी तो मेरी भावना। उसने एक हिचकी चिरी और चुप हो गई। फिर दोनों हाथ आंखों पर रखकर सोफे पर बैठ गई। कुछ पल के बाद दोबारा बोलने लगी, तुमने भी तो अपने अनुकूल जीवन साथी की तलाश नहीं की ना। क्या इस सब के लिए सत्यकाम में अकेली दोषी हूं? मैं तुम्हें दोष कहाँ दे रहा हूं अनया, किंतु भले ही मैं अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाया, पर मेरे जीवन का प्रथम प्रेम तो तुम ही थी। कहीं ना कहीं तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाने का दोष तो मेरा ही है। यह आत्मग्लानि मुझे जीवन भर कचोटती रहेगी। कुछ देर वातावरण में मौन छाया रहा। फिर वे धीरे से बोले, 30,000 या 35,000 रुपये महीना पर्याप्त होगा तुम्हारे लिए, जब तक तुम ठीक से सेटल नहीं हो जाती। तुम कैसी बात कर रहे हो सत्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस जिंदगी के उस मोड़ के बाद शायद एक नई दिशा तय करनी होगी, शायद एक नई सोच के साथ, अगर कर पाई तो। अनया ने रुग्ण स्वर में कहा, तुम्हारे सारे रास्ते खुले हुए हैं जिंदगी के, जैसे मर्जी आज जियो। क्षमा चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सारी इंसानी कमजोरियों से भरा हुआ एक आम इंसान हूँ ना मैं। उस बिस्तर पर मैं अब सो भी नहीं सकता जिस पर कोई दूसरा पुरुष तुम्हारे साथ। उफ, ये विषय मुझे अंदर तक कचोट रहा है। इस विषय को अब यहीं बंद करते हैं, जो हम दोनों को लगातार घायल किए डाल रहा है। कल या आराम से परसों तक तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो, किंतु तुम्हारे दोबारा सेटल होने के लिए कुछ इकट्ठे फंड वगैरह की व्यवस्था करना भी मेरा कर्तव्य है, तो वो मैं करूँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए सत्यकाम, अपराध मैंने किया है। तुम मेरे पापा को फ़ोन करो और उन्हें मेरी करतूत बताते हुए कह दो कि मैंने तुम्हारी बेटी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है, छोड़ दिया है मैंने उसे। मैं नहीं चाहती कि समाज इस विलगाव के लिए, इस अलगाव के लिए तुम्हें दोष दे। अनया ने हिचकी लेते हुए कहा, अरे तुम मेरी दुश्मन हो गई हो क्या, जो तुम्हारी आगामी जिंदगी में भी कांटे बो दूं? सुनो अनया, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता ही कहाँ है। और वैसे भी जो कुछ कथित अपराध या गलती तुमने की है, ऐसी गलतियां तो पुरुष वर्ग रोज भिन्न भिन्न जीवन के मोड़ों पर करता रहता है। इसके उपरांत भी शान से गर्दन उठाकर अपनी पत्नी के साथ जिंदगी गुजारता है। मैंने तो ऐसे कितने केस देखे हैं जहाँ स्त्री को अपने पति के अवैध संबंधों का पता होता है, किंतु वे परिवार बचाने के लिए जहर का घूंट पीकर गृहस्थ जीवन जीती रहती हैं। ये तो कुछ भी नहीं अनया जी। मैंने तो अपनी पुलिस लाइफ में ऐसी औरतें भी देखी हैं जो अपने पति के दूसरी औरत से संबंध बनवाने की पति की सहायता करती हैं, किंतु एक पुरुष नारी इतना सहनशील और महान कभी नहीं हो सकता।
सुनो अनया, मेरे द्वारा जीवन में तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा। जब तक तुम चाहो मेरे नाम का इस्तेमाल कर सकती हो, जब चाहो अलग होने के किसी भी दस्तावेज पर मुझसे दस्तखत करवा सकती हो, जब तक तुम्हारी नैतिकता तुम्हें अनुमति दे इस घर में भी रह सकती हो। अनिया जी, हमारे समाज में नारी का सम्मान कच्चे धागे की तरह कमज़ोर होता है, संवेदनशील होता है। तुम चाहो तो हमारे अलगाव का दोष मुझे देकर सम्मान के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती हो, किंतु गलती से भी इस घटना का जिक्र कभी किसी के सामने मत करना अनया, अन्यथा तुम्हारे जीवन में इतने कांटे उग आएंगे। तुम्हारा सौभाग्य ही रहा है कि तुमने इस समाज की गंदगी को अभी तक नहीं देखा। नारी के दामन पर एक छींटा लगा नहीं कि काम पिपासु उसे उपभोग की वस्तु समझने लगते हैं और उपलब्ध न होने पर वही लोग उसकी चारित्रिकता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं, चरित्रहीनता का। जाओ, अपनी आत्मशक्तियों को एकत्रित करो और एक शिल्पी की तरह जीवन के पुनर्निर्माण में जुट जाओ। नियति की इस अनुपम कृति को मैं बिखरते हुए भी तो नहीं देख सकता अनया, जिसे मैंने बेइंतहा प्यार किया है। किंतु इस सब के उपरांत क्षमा चाहता हूँ अनया। इस देह को तो मैं अब इस जीवन में दोबारा हाथ भी नहीं लगा पाऊंगा। मैं इसी पल तुम्हें मेरी पत्नी होने के अधिकार से मुक्त करता हूँ। वे फिर मौन हो गए। एक पल बाद दोबारा बोले, ओ और सुनो, वो सिगरेट पीना जब मैंने छोड़ा था तो उस डिब्बे में 3 सिगरेट बची हुई थी। देखना जरा मेरी किताबों के शेल्फ के पीछे। इस घर में रहना तो दूर की बात है सत्या, इस घटना के बाद मैं तुमसे आंख मिलाने का ताव भी नहीं ला सकती। और सुनो, तुमने मेरे कहने पर सिगरेट छोड़ी थी ना सत्यकाम। बस जाने से पहले तुमसे यही मांगती हूँ कि अपराधिनी मैं हूँ, मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं। बस बिखरना मत, कोई व्यसन मत पालना। पूरी करोगे ना मेरी ये अंतिम इच्छा। उसने सजल आंखों से सत्यकाम की ओर देखते हुए कहा, फिर आगे बढ़कर दोनों बाहों में लेकर सत्यकाम का माथा चूम लिया। टेबल पर पड़ी गाड़ी की चाबी उठाई और आंसू पोंछते हुए बाहर निकल गई। धन्यवाद।